जो जो सीएसएस की तैयारी करते हैं ना, वो नहीं करते कि मुझे कब किस साल एग्ज़ाम देना है, उस साल तैयारी शुरू नहीं करते, या उस साल में जब वो एडवर्टाइज़मेंट आती है तब तैयारी शुरू नहीं करते, तैयारी पहले से होती है। वो कहते हैं जब जंग लग जाती है, आजकल जंग का माहौल है, जब जंग लग जाती है, एक चाइनीज़ वो हैं सन त्ज़ू, उनकी बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, बड़े पुराने ज़माने की है, लेकिन आज भी दुनिया में मानी जाती है, और आप सब लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो पढ़ें आप। वो कहते हैं कि छोटे से छोटे झगड़े से, मतलब सास बहू का जैसे झगड़ा है घर में, या एक घर में दो मियाँ बीवी का झगड़ा है, वहाँ से लेकर और आलमी जंग तक हर जगह वो किताब काम आती है। द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्ज़ू, ये चाइनीज़। तो उसमें सन त्ज़ू साहब ने कहा है कि तैयारी जो है वो हम कभी भी जंग के ज़माने में नहीं होती, तैयारी जो है वो पीस के टाइम पे होती है। आप जंग की जो तैयारी करते हैं वो पीस के टाइम पे होती है। जब जंग लग गई फिर तो आप तैयारी नहीं करेंगे ना कि अब ट्रेनिंग दे रहे हैं फौज को, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या नया कोई हथियार बना रहे हैं, वो पहले से आप बना के रखते हैं, और जब फिर दुश्मन आता है तो उसको सरप्राइज करते हैं, जैसे हमने किया। तो ये मतलब पीस के टाइम का ये अभी आपका वॉर टाइम शुरू हो गया है। यू आर इन स्टेट ऑफ वॉर एज फार एज योर जुडिशियल एग्जाम इज कंसर्न। तो वो तैयारी पहले करनी थी जंग की, अभी नहीं करनी है। तो ये है, लेकिन फिर भी जो भी है आपके पास टाइम, मैं आप मेरी ये अप्रोच है, आप कभी भी पैनिक में ना आए। और मैंने पहले दिन आपसे पूछा था कि आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत से ने कहा था कि वो हम पढ़ रहे हैं बेयर एक्ट से। मैं इस अप्रोच को, या नोट्स से, या यूट्यूब की वीडियोस से, मैं इस अप्रोच को वो नहीं करता, बाय नहीं करता। मैं कहता हूँ आप जो अच्छी कमेंट्री वाली बुक्स हैं वहाँ से पढ़ें, वो आपसे पूछेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, कानूनी शहादत पे आते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं आता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा गया कि वो पूछते रहे पहले कि अपील अगेंस्ट डिक्री कौन से प्रोविज़न में होती है, सीपीसी। सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे हमारे ज़माने में, उन्होंने तो मतलब सीपीसी के वो हाफिज़ थे, हैं बल्कि अभी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो वो उन्होंने तो सीपीसी से आके आड़े हाथों लिया। तो वो पहले अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, अपील अगेंस्ट डिक्रीज, इस तरह से पूछते गए। सेकंड अपील, मतलब उनके प्रोविजंस पूछते गए, ये सेक्शन, ये ऑर्डर मैं बताता गया। फिर आगे आए कि मुझसे पूछा कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस तरह से आपसे एक सवाल पूछेंगे, फिर डीप चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। मुझसे सवाल पूछा कि व्हाट इज़ अ प्री कंडीशन टू फाइल एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर। व्हाट इज़ अ प्री कंडीशन टू फाइल अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर। तो अब मैं आपको बताऊं, ये चीज़ मेरी पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन एक मर्तबा हमारा एक सूट जो है वो 7-11 में डिसमिस हो गया, तो हम उसकी अपील फाइल कर रहे थे। तो मेरे उस्ताद जो थे मोहम्मद नवाज शेख साहब, उन्होंने मुझे कहा बेटा इसकी एक प्री कंडीशन होती है, आपको पहले डिफेंडेंट को नोटिस देना पड़ता है कि वी आर गोइंग टू फाइल एन अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर। वो नोटिस आपको पहले देना होगा, फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं। दिस इज द प्री कंडीशन। तो ये मेरे जहन में था, हमने पहले वो नोटिस दिया, फिर वो, तो मैंने कहा सर, अ नोटिस हैज टू बी गिवन टू द डिफेंडेंट फर्स्ट। अब उन्होंने आगे से दूसरा सवाल किया, व्हाट इफ दैट नोटिस इज नॉट गिवन, अगर वो नोटिस आप नहीं देंगे तो क्या होगा फिर। अब वहाँ मैं तो वो पढ़ा तो था नहीं, वो प्रैक्टिस में एक चीज़ मैंने देखी थी। तो आप गलत जवाब देने से बेहतर है आप उसको सॉरी करें। तो मैंने कहा सॉरी सर, ये आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, कि अगर नहीं देंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से मतलब वो एक सवाल पूछेंगे और आगे चलते जाए, उसका आप जवाब देंगे तो आगे चलते जाएंगे। अब ये चीज़ कि आप पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में ऑर्डर 43 है या कोई है, उसमें आप पढ़ेंगे तो आप उसमें आएगा कहीं
कि देयर इज अ प्रेडिकेट, ये है कि आप पहले वो करेंगे, डिफेंडेंट को देंगे, लेकिन आपको वहां रूल्स में ये चीज नहीं मिलेगी कि अगर वो नोटिस नहीं देंगे तो क्या होगा. दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स. वो कोर्ट्स डिसाइड करती हैं और लॉ डेवलप होता है. इस तरह से होता है ना, किसी ने अपील नोटिस नहीं दिया और अपील फाइल कर दी ऑर्डर के खिलाफ, तो जो डिफेंडेंट है उसने आके ऑब्जेक्शन किया होगा कि अपील सर इन्होंने तो प्री कंडीशन है कि फाइल करना है, इन्होंने तो फाइल ही नहीं किया. अब कोर्ट ने उस पर कोई डिसीजन दिया होगा ना, वहां पे लॉ डेवलप हो गया. तो वो चीज आपको कमेंट्री में मिलेगी. आप आमिर रजा की सीपीसी पढ़ रहे हैं, कोई और पढ़ रहे हैं, महमूद पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, शौकत महमूद पढ़ रहे हैं, तो जब आप उसकी कमेंट्री पढ़ेंगे तो फिर आपके सामने वो डिफरेंट हेडिंग्स में वो बातें आएंगी कि वो अगर नोटिस देना है, अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा, वहां पे जजमेंट्स आएंगे. तो इस तरह से अगर आप कमेंट्री के साथ, मेरा ये मानना है कि आप कमेंट्री के साथ आपको पढ़ना है, उसमें आपका जो आपके लेयर्स हैं माइंड के वो खुलते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा, आपको पता होगा बैकग्राउंड में क्या चीज है, जो चीज बैरेक से कभी समझ में नहीं आती. तो ये आप, मेरी रिकमेंडेशन ये है. उसमें आप आधा पढ़ सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़ सकते हैं, तो आधा काफ़ी है, क्योंकि आधे सवाल तो आप कॉन्सेप्चुअली जवाब देंगे ना. सारे सवालों के फिल्मजी आंसर्स देने से बेहतर है कि आप आधे सॉरी करें और आधे के सही जवाब दें, तो वो समझेंगे कि जो पढ़ा है वो इसने सही पढ़ा है, और जो आगे पढ़ेगा वो भी सही पढ़ेगा. तो इस तरह से लास्ट टाइम आपका एक सवाल था अकम्प्लिस का, वो 16 और आर्टिकल 16, और सवाल ये था कि हमने आर्टिकल 16 में ये पढ़ा था. अब मैंने उस पर जाके रिसर्च की. आर्टिकल 16 में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर जो अकम्प्लिस है उसकी जो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, ठीक है, और उसकी और कन्विक्शन इस बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि अकम्प्लिस की जो एविडेंस है वो कोरॉबरेटेड नहीं है किसी इंडिपेंडेंट एविडेंस से, तो ये बेस बना के ये नहीं कह सकते कि कन्विक्शन नहीं हो सकती. कन्विक्शन हो सकती है. ये अगर मैं पढ़ दूं, एन अकम्प्लिस, ये मैं 16 आर्टिकल 16 पढ़ रहा हूं. An accomplice shall be a competent witness against an accused person except in the case of an offense punishable with had. And अब ये बात, a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. Accomplice की testimony uncorroborated है तो जो कन्विक्शन है वो इलीगल नहीं होगी. ठीक है. अब इन्होंने सवाल किया, आपने किया था, इन्होंने सवाल किया कि सर 129 की जो आर्टिकल 129 है उसकी इलस्ट्रेशन बी जो है वो इन कॉन्ट्राडिक्शन टू ये है अपना आर्टिकल 16. अब 129 क्या है? 129 कहता है कि कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स दैट एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज corroborated in material particulars. कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज corroborated in material particulars. आर्टिकल 16 कह रहा है कि कन्विक्शन इलीगल नहीं होगी अगर अकम्प्लिस वो है जिसने क्राइम पार्टनर है, जो क्राइम में जिसने साथ दिया है, वो आके एविडेंस देता है अक्यूज के खिलाफ, मैन अक्यूज के खिलाफ. तो आर्टिकल 16 कहता है कि कन्विक्शन वो कॉम्पिटेंट विटनेस है और कन्विक्शन जो है वो इलीगल नहीं होगी सिर्फ इस बेसिस पे कि अकम्प्लिस की एविडेंस कॉरबोरेटेड नहीं है. ठीक है. लेकिन 129 कहता है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि अकम्प्लिस जो है वो अनट्रस्टवर्दी है जब तक कि उसकी एविडेंस जो है वो कॉरबोरेटेड नहीं है. कॉरबोरेटेड नहीं है मटीरियल पार्टिकुलर्स की हद तक. मटीरियल पार्टिकुलर्स क्या है? मटीरियल पार्टिकुलर्स वो हैं जो एक केस के, मतलब एक क्रिमिनल केस है अगर, तो उसके मटीरियल पार्टिकुलर्स हैं कि अफेंस हुआ या नहीं हुआ, और अक्यूज जिसके बारे में वो एविडेंस दे रहा है
वो उसने वो कमिट किया या नहीं किया। ये दो मटेरियल फैक्ट्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं, और इन मटेरियल पर्टिकुलर्स पे तो कोरबरेटेड होनी चाहिए। अनकोरबरेटेड होगी तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं। अब ये देखा जाए तो दोनों चीज़ें जो है वो इन अ वे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मतलब दोनों कोर्ट को पावर्स दे दिए हैं, लॉ ने कोर्ट्स को पावर दे दिए हैं कि आपको इजाज़त है, अगर अनकॉरबोरेटेड है आप कन्विक्शन कर सकते हैं, इलीगल नहीं होगी कन्विक्शन। और दूसरा कोर्ट कह रही है कि अगर अनकॉरबोरेटेड है तो आप प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं। अब दोनों पावर्स कोर्ट के पास आ गए। अब आप जज हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जज हैं, दोनों पावर्स आपके पास हैं, आप क्या फैसला करें? सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। आप कह रहे हैं जो अक्यूज की फेवर में जाएगा। और कोई आंसर? एविडेंस कॉरबोरेट करेगा तो यानी 129 को आप फॉलो करेंगे, 129 को फॉलो करेंगे ये कि अगर कॉरबोरेटेड है तो आप देंगी, वरना नहीं देंगी। करेक्ट। इनका कहना है कि कोर्ट अगर एक बैलेंस एक्ट है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि अगर आपके गुनाह और सवाब बराबर हो गए तो आप जन्नत में जाएंगे, तो वैसे तो देखा क्या चीज़ ज़्यादा है। अगर एविडेंस बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि बराबर है तो आप किसको फेवर करेंगे? अक्यूज को फेवर करेंगे, इनका कहना है। और कोई आंसर? वो तो अलग बात हो गई ना, वो अलग बात हो गई। ये इंसान की बात है, कागज की बात नहीं है। अकम्पलिस एक इंसान है जिसने आके एविडेंस दी है। अब उसने आके आपके सामने दोनों चीजें हैं, आप कोरबोरेटेड नहीं है तो उसकी बेसिस पे कन्विक्शन कर सकते हैं, आप जज हैं। और कोरबोरेटेड नहीं है तो आप प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इसकी एविडेंस किसी काम की नहीं है। दोनों चीजें आपको कानून कह रहा है। आप उसका हवाला दे के सजा दे सकते हैं, उसका हवाला दे के एक्विट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। आंसर आ गया कि अक्यूज को फेवर करेंगे। और कोई आंसर? वहां आपका भी यही आंसर है, कोरबोरेटेड नहीं है, कोरबोरेटेड जब तक नहीं है तो हम नहीं करेंगे उसको, मतलब अक्यूज को फेवर करेंगे। सर आर्टिकल 16 का अगर हम लेंगे देखते हैं तो ये स्ट्रांग लैंग्वेज में कह रहा है इन अकम्पलिस शैल बी अपॉइंटेड। वो शैल भी है, नीचे आए आप। कन्विक्शन इज नॉट, हाँ वो हम कन्विक्शन की बात करें। कॉम्पिटेंट विटनेस तो है, उस पर डिस्प्यूट नहीं है कि कॉम्पिटेंट विटनेस है या नहीं है, इस पर डिस्प्यूट नहीं है। हमने एविडेंस ले ली उसकी, उसने गवाही दे दी। पॉइंट ये बनाना चाहता हूं कि वहां जज को फिर थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर वो 129 बी में समझता है कि अनकोरबोरेटेड एविडेंस है तो उसमें रूम है जज के। नहीं, ये यहाँ ये नहीं कह रहा कि आपको कन्विक्शन देनी है, अनकोरबोरेटेड है। वो कह रहे हैं कन्विक्शन जो है वो इलीगल नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी कोर्ट्स ने इस पे डिसीजंस दे रखे हैं, वो मैं आपके लिए लिख के लाया हूं कि इस पे जो है काम हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले ये है, ये मैं आपको कागज़ दे दूंगा जो इस पे है, अगर आप तस्वीर के ग्रुप पे दे देंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले PLD 1953 फेडरल कोड, उस ज़माने फेडरल कोड होता था 90। ये इस केस की सिग्निफिकेंस ये है कि ये फाउंडेशनल केस है इस पॉइंट पे। PLD 1953 फेडरल कोड पेज नंबर 93, ये केस है नज़ीर वर्सेस द क्राउन। इसमें कोर्ट ने कहा द टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस इज एडमिसेबल। वो एडमिसेबल है, मतलब वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, बट विदाउट इंडिपेंडेंट कॉरबोरेशन इट इज नॉट सेफ टू बेस अ कन्विक्शन सोलोली ऑन सच एविडेंस। वही जो आप लोगों ने बताया कि अगर कॉरबोरेटेड नहीं है तो हम ये सेफ नहीं है कि उस पर करें। वो 129 वाला कोर्ट के पास दोनों वो हैं, लेकिन कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि वो, तो ये फाउंडेशनल इस पे। उसके बाद PLD 1960 सुप्रीम कोर्ट 387 गुलाम मोहम्मद, ये तो बड़ा मशहूर केस है क्रिमिनल लॉ में, गुलाम मोहम्मद वर्सेस द स्टेट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट reiterated that it is a rule of practice,
इट इज़ अ रूल ऑफ प्रैक्टिस नॉट ऑफ लॉ. लॉ ये कहता है कि आप कन्विक्शन बेस कर सकते हैं, लेकिन रूल ऑफ प्रैक्टिस क्या है? दैट कोर्ट्स रिक्वायर कोरेबरेशन टू अकम्प्लिश एविडेंस इन मटीरियल पार्टिकुलर्स. मटीरियल पार्टिकुलर्स जो मैंने आपको बताया कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, ये सिर्फ अकम्प्लिश के कहने पे हम नहीं करेंगे. और अक्यूज जो जिसके खिलाफ वो गवाही दे रहा है वो उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, ये सिर्फ अकम्प्लिश के कहने पे हम नहीं चलेंगे. कोरबरेटिव एविडेंस होना चाहिए. फिर है 1970 SCMR 566 द स्टेट वर्सेस मोहम्मद अशरफ. इसी में भी यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने. इसमें कन्विक्शन दी गई थी, अनकॉरबोरेटेड एविडेंस ऑफ द अकम्प्लिश पे दी गई थी इस 1970 वाले केस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी. सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कन्विक्शन एज अप्रूवर्स एविडेंस. अप्रूवर भी एक अकम्प्लिश होता है जिसको CRPC 337 के तहत हाँ एग्जैक्टली. अप्रूवर्स एविडेंस वाज नॉट कोरबोरेटेड इन मटीरियल पार्टिकुलर्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन सेट असाइड कर दिया. उसके बाद 81 की एक जजमेंट है अलीशेर वर्सेस स्टेट 2003 सुप्रीम कोर्ट, और लेटेस्ट 2020 की भी है असफंदियार वर्सेस द स्टेट 2020 SCMR 974. तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ये रिजॉल्व हो गया कि दोनों पावर्स हैं कोर्ट के पास, लेकिन सुपीरियर कोर्ट ने हेल्ड ये किया है कि वो नहीं, जब तक कॉरबोरेटेड नहीं है अकम्प्लिश एविडेंस, तो ये मैंने बताया था कि कानूनी शहादत का मतलब लॉ ऑफ एविडेंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी. उसके जो हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, उनमें एक बात यह थी कि उसका जो दायरा कार है वो फिक्स करना है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते. तो जो चीजें कानून ने कह दी कि ये रिलेवेंसी में आती हैं, रिलेवेंट फैक्ट्स, उसके अलावा किसी चीज को रिलेवेंट नहीं मानेगी कोर्ट, और जब रिलेवेंट नहीं मानेगी तो उस पर एविडेंस नहीं हो सकता. यही 18 में बात कही गई है कि आर्टिकल 18 पढ़ रहा हूं, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others. वही बात आ गई जो मैं कह रहा था. Every fact in issue and of such other facts is hereinafter declared. जो यहाँ पे डिक्लेयर किए गए वही रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, उसके अलावा कोई रिलेवेंट फैक्ट नहीं है. क्लियरली कह दिया, एंड नो अदर्स. ओके. अब उसमें कौन कौन सी हैं? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सम ट्रांजैक्शन, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. फैक्ट्स which though not an issue are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times. Same transaction, कोई एग्जाम्पल देंगे? सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन जो भी वहाँ एक तो मेन हमारा जो अफेंस है वो हुआ, अफेंस के अलावा जो चीज़ें वहाँ पे हुई, जिस तरह से अक्यूज आया, जिस तरह से वो एक सेम ट्रांजैक्शन में जो चीज़ें आती वो सारी 20 कहता है. अब सेम ट्रांजैक्शन में जो आएंगी वो रिलेवेंट फैक्ट्स. किसने देखा? जी 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 जी. ये तो एग्जैक्टली वो ट्रांजैक्शन है, ये तो एग्जैक्टली मतलब ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन, ये तो वही एक ही अकरेंस है. उससे जस्ट बिफोर दैट कुछ हुआ, जस्ट आफ्टर दैट. मसलन एक बंदे ने चाकू से एक मर्डर किया, ठीक है, ये तो हमारा हो गया फैक्ट इन इशू. अब 2 घंटे पहले उसने वो चाकू खरीदा कहीं से, तो ये सेम ट्रांजैक्शन है. चाकू खरीदा, फिर वहां आया, फिर वो उसने मर्डर किया.
20, आर्टिकल 20, फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। अब चीजें जो हैं वो उनके कॉजेज होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। जो भी चीज हो रही है अभी, इसका एक कॉज है पीछे। एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक दिन की कहानी नहीं होती, बैठे बैठे उसको हार्ट अटैक हो गया। उसका पूरा पीछे से लाइफस्टाइल, कॉज, क्यों हुआ इस तरह से, तो वो कॉज। और जो चीज हो गई उसका आगे इफेक्ट होगा, जो चीज हो गई उसका आगे इफेक्ट होगा। आप लोग यहां पे क्यों बैठे हैं, इसका एक कॉज है, इसका एक सबब है जिसकी वजह से आप लोगों ने अप्लाई किया है जुडिशियल उसमें। और सर इम्तियाज शाह साहब ने यहाँ पे फ्री क्लासेस अरेंज किए हुए हैं और आप लोगों ने कहा कि हम उससे फ़ायदा उठाएं, इसलिए ये पीछे का कॉज है जिसके लिए आप यहाँ बैठे। और आपके यहाँ बैठने के बाद इसका एक इफ़ेक्ट होगा आगे चल के। आप जो चीज़ें सीखेंगे वो कल आपको अपने एग्ज़ाम में या अपनी लाइफ में वो काम आएंगे। तो हर चीज़ जो भी कुछ हो रहा है उसका पीछे एक कॉज है, आगे इफेक्ट है। तो कॉजेज एंड इफेक्ट्स जो हैं वो रिलेवेंट बनाते हैं। जो चीज़ों के कॉजेज एंड इफेक्ट्स हैं वो, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, आप लोगों ने पढ़ी होगी पीपीसी में। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके किसी ने मर्डर कर दिया फॉर एग्जाम्पल, या झगड़ा हो गया, इंजरी कर दी, तो ये क्या है, उसका कॉज है, उस मर्डर का कॉज है। तो वो रिलेवेंट फैक्ट है, वो डिस्कस होगा कि प्रोवोकेशन हुआ इसलिए ये ऑफेंस कमिटेड, तो वो डिस्कस होगा। तो चीज़ों के कॉजेज और इफेक्ट्स, ओकेजन, कॉजेज, इफेक्ट्स, वो रिलेवेंट फैक्ट्स। उसके बाद मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव, क्यों किया, हर क्राइम का एक मोटिव होता है, वो भी रिलेवेंट फैक्ट है। प्रिपरेशन, तैयारी की, जैसे अभी चाकू वाला एग्जाम्पल आ गया, क्योंकि प्रिपरेशन के बगैर कभी भी क्राइम कमिट नहीं होता। क्राइम कमिट करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होगी, जो वो सारी एक प्रिपरेशन होगी। और वो जो आप पढ़ते हैं कॉमन इंटेंशन भी उसी में आता है। तो प्रिपरेशन होगी एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, पहले क्या किया, बाद में क्या किया। आपको एक मैं केस बताऊं, आपने फाजल राव का नाम सुना है? ही वॉज अ पॉलिटिशियन। उनका 1987 में मर्डर हो गया, ठीक है, बदीन के किसी तालका में, गोलारची में। ही वॉज मर्डर। दो बंदे आए, ही वॉज सिटिंग इन हिज कार, दो बंदे आए इस तरह से जैसे वो उनसे मिलने आ रहे हैं। एक ने क्या किया हुआ था कि ही हिड अंडर हिज, वो कवर, वो अजरक उसको पहना हुआ था, उसके अंदर उसके पास एक कुल्हाड़ी थी छोटी। जैसे वो आए तो वो समझा कि मुझसे मिलने आ रहे हैं, वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने ही वाला था कि जिसके पास कुल्हाड़ी थी उसने ऊपर से उनके सर में कुल्हाड़ी मारी। ये इस तरह से मर्डर हुआ। देयर आफ्टर वो दोनों जो बंदे आ रहे थे वो वहां से चले गए, भाग गए। जब ट्रायल चला, जो दूसरा अक्यूज था, अक्यूज नंबर 2, एक ने तो कमिट किया, उसने पीली ली कि मुझे तो पता ही नहीं था, आई वॉज नॉट अवेयर कि वो जो मेरा जो साथी है या मेरे साथ जो आया है बंदा, उसने कोई कुल्हाड़ी छुपाई हुई है और वो इस इंटेंशन से आ रहा है उसको मारने, और ये तो मुझे पता ही नहीं था। द कोर्ट रिजेक्टेड हिज प्ली। किस बुनियाद पे? कोर्ट ने कहा अगर आप उसके साथी नहीं होते, कॉमन इंटेंशन, अगर आपको उसके इंटेंशन का पता ना होता और आप कॉमन इंटेंशन में ना होते, तो आप उसके साथ क्राइम कमिट होने के बाद भाग नहीं जाते। अब ये आ गया आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट।
सब्सिक्वेंट कंडक्ट की वजह से उसको कन्विक्शन हुई, वो अलग बात है। देखें वो एक्सीडेंट वाला, वो हमने मतलब वो अलग बात है। क्राइम हमेशा तब कमिट होता है जब आपका एक्टस रिया और मैंस रिया, पढ़ा है आप लोगों ने, वो दोनों हो। अब बाइक का एक्सीडेंट हो गया, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन उसमें हाँ हिट एंड रन अलग बात है। मैंने ठोक दिया किसी को, बाइक वाले को, और फिर मैं भाग गया, ये अलग बात है, वो मैंने मारा, वहाँ सिचुएशन अलग होगी। लेकिन मैं एक बाय स्टैंडर हूँ या मैं रोड से जा रहा हूँ और मैंने देखा है कि एक्सीडेंट हुआ है, मुझे इंसानियत के नाते रुकना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रुका, तो ये कोई मैंने क्राइम कमिट नहीं किया वो। लेकिन ये दोनों बंदे साथ में आए थे, एक ने क्राइम कमिट किया, फिर दोनों वहां से भाग गए, तो उसने ये प्ली ली कि मुझे ये पता ही नहीं था कि उसके पास ये है, और वो किस इंटेंशन से आ रहा है, वो कमिट करना चाहता है वगैरह वगैरह। तो उसको रिजेक्ट हुई वो प्ली, और उसको सब्सिक्वेंट उसका जो कंडक्ट है उसकी बेसिस पे उसको कन्विक्ट किया। तो प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है, प्रिपरेशन, मोटिव, ये सारी चीजें। उसके बाद फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट्स। कोई भी बात हम जब बताते हैं तो उसको बताने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ता है। वो जो बैकग्राउंड है वो भी रिलेवेंट फैक्ट है। जो फैक्ट्स एंड इशू को बताने के लिए जो एक्सप्लेनेशन, जो चीज़ें हमें रिलेवेंट हैं, जो बतानी हैं, जो ज़रूरी हैं एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो भी रिलेवेंट फैक्ट है। ठीक है। अब आप जैसे एफआईआर पढ़ते हैं कि ये टाइम था, मैं घर में एक बंदा बीमार हो गया, मैं उसकी दवाई लेने बाहर गया, फिर मैंने बाहर देखा कि ये हुआ। अब वो एक इंट्रोड्यूस, घर में बीमार हुआ, जज उसको बोले कि ये नहीं बताओ, वो रिलेवेंट फैक्ट पे आओ, क्या हुआ वहाँ पे। वो कहेगा सर मैं बताऊं तो सही कि मैं घर से बाहर क्यों गया रात को 3 बजे, फिर मैंने क्या देखा। तो इस तरह से जो चीज़ें इंट्रोड्यूस आप करने के लिए, चीज़ों को, फैक्ट्स एंड इशू को नेसेसरी हों, उनको एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वो फॉर एग्जांपल शुरू करेगा, मैं सर फलां जगह पे काम करता हूँ, फलां कंपनी में जॉब करता हूँ, फिर वहाँ पे मैं गया सुबह को तो ये हुआ। तो इस तरह से वो पहले बताएगा ना, इंट्रोड्यूस करेगा मैं वहाँ पे क्यों था। इस तरीके से जो फैक्ट्स नेसेसरी हों किसी चीज़ को एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। उसके बाद 23 है, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पायरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। जो कॉमन डिजाइन है, कॉन्स्पायरेटर अगर उसके बारे में कुछ कहता है जो कॉमन इंटेंशन है, यानी उन्होंने जो डिजाइन किया है, कॉमन डिजाइन कि हमें ये क्राइम कमिट करना है। कॉमन इंटेंशन तब होता है जब दो लोगों का इंटेंशन एक हो जाए किसी चीज़ को कमिट करने के लिए, दिस इज कॉमन। ये भी कॉमन डिजाइन भी यही है। तो उसके बारे में, कॉमन डिजाइन के बारे में अगर कॉन्स्पायरेटर कुछ कहे, कॉन्स्पेरेसी हुई ना ये, तो कॉन्स्पेरेसी जब के बारे में जब कुछ कहे कॉन्स्पेरेटर, तो वो रिलेवेंट फैक्ट्स में आता है। अब कह रहे हैं व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। कुछ बातें ऐसी हैं, इंस्टेंसेस ऐसे हैं जब अदरवाइज रिलेवेंट नहीं होंगे लेकिन रिलेवेंट बन जाएंगे। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट, वन, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। अब ये मुझे बताएंगे, अगर इनकंसिस्टेंट है वो रिलेवेंट कैसे हो गया? अगर जो फैक्ट वो रिलेवेंट है उसको ये कैसे लगता है कि एग्जैक्टली
वो इनकंसिस्टेंट हैं फैक्ट इन इशू से। जब इनकंसिस्टेंट होगा तो फैक्ट इन इशू पे वो असर डालेगा, वो बताएगा कि ये फैक्ट इन इशू जो है वो अकर नहीं हुआ, तो वो रिलेवेंट फैक्ट हो गया। इसका मिसाल बताएं कोई, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। इंसिडेंट कराची में हुआ, बंदा लाहौर में था। प्ली ऑफ एलिबाई इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। वेरी गुड। प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो इनकंसिस्टेंट है ना उससे, कि मैंने यहाँ पे ये किया और ऑफेंस यहाँ पे हुआ, और जिस पे इल्ज़ाम है वो प्रूफ देता है कि मैं तो उस वक्त ये था ही नहीं। दृश्यम मूवी तो आपने देखी होगी। तो इस तरह से वो आप लोग देखते हैं कोर्ट ड्रामा मूवीज। लिंकन लॉयर माय फेवरेट। जेबीएम देखनी चाहिए वंस। ये 491 हाई कोर्ट में वो एविडेंस चलाता है और रियल बेस्ड मूवी है वो। लिंकन लॉयर तो आपको देखनी चाहिए ज़रूर। और वहाँ पे वो देखें किस तरह से लीगल एथिक्स और सारी चीज़ें किस तरह से डिस्कस हो रही हैं। आपका ये लॉ ऑफ एविडेंस किस तरह से डिस्कस हो रहा है, किस तरह से ऑब्जेक्शंस। मैं तो हैरान हो गया किस तरह से ऑब्जेक्शंस करते हैं, कितनी उनको कमांड होती है। और जज ये नहीं पूछता, वो कहता है सर ऑब्जेक्शन, तो जज ये नहीं पूछता कि किस बात का ऑब्जेक्शन, जज समझ जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्शन। एक इंसिडेंट मुझे उसमें से याद आ रहा है कि वो उसका जो सीज़न 1 है उसमें आप देखेंगे कि अ पर्सन वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ एंड हर फ्रेंड, ये डबल मर्डर। तो उसके खिलाफ गवाही देने आती है एक जो उसकी डिसीज्ड वाइफ होती है, उसकी एक दोस्त। अब वो आई, उसने गवाही दी कि ये मैं इसकी दोस्त थी लेकिन काफ़ी टाइम से मेरा उससे कांटेक्ट नहीं था। तो प्रोसिक्यूटर पूछता है क्यों आपका कांटेक्ट नहीं था, तो उसने कहा कि वो जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सारे दोस्तों को उनसे दूर कर दिया था। तो यहाँ पे डिफेंस लॉयर कहता है ऑब्जेक्शन। आप बताएं इस पे क्या ऑब्जेक्शन है। हस्बैंड पे अपनी वाइफ के मर्डर का एलिगेशन है, उसकी वाइफ की एक दोस्त वो आती है एविडेंस देने एज प्रोसिक्यूशन विटनेस। वो बताती है कि मैं काफ़ी अच्छी दोस्ती थी हमारी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उससे दूर हो गई। तो उसने पूछा क्यों, उसने कहा ये जो अक्यूज्ड है इसने आहिस्ता आहिस्ता सारे दोस्तों को उससे दूर कर दिया था। डिफेंस लॉयर ने कहा ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। कनेक्टिविटी तो है ना उसकी, माने उसकी एविडेंस की हद तक तो कनेक्टिविटी है। जज ने कहा, जज ने ये पूछा नहीं डिफेंस लॉयर से कि क्या ऑब्जेक्शन है आपको, वो समझ गया कि क्या ऑब्जेक्शन है। उसने कहा द विटनेस इज अ विटनेस ऑफ फैक्ट, एनीथिंग विच इज हर ओपिनियन शैल बी डिसरिगार्डेड बाय द जूरी। वहां पे जूरी होती है, क्योंकि ये वो अपना ओपिनियन दे रही थी। फैक्ट्स जो आप कंसीव कर सकते हो अपने 5 सेंसेस से, ये तो मेरा ओपिनियन है, ये तो मैं समझता हूं कि उसने सारे दोस्तों को अलग कर दिया, ये मेरा ख्याल है, हो सकता है सही हो या नहीं हो। तो ओपिनियन सिर्फ एक्सपर्ट्स का होता है ना वो। तो जज ने कहा कि डिसअलाउड, आप वो बातें बताएं जो सिर्फ फैक्ट्स हैं, आपको फर्स्ट एज अ फर्स्ट हैंड आपको नॉलेज है, जो आपका ओपिनियन है वो इट विल बी डिसरिगार्डेड। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वो जब आपका एग्जाम हो जाए तो मज़े से बैठ के आप देखिएगा। अभी आप पढ़ें। तो एक तो ये हो गई व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट्स इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। उसके बाद 2 है इफ बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। ये भी कोई ऐसी चीज़ जो उसको हाईली इम्प्रोबेबल या प्रोबेबल कर देती है कि ये हुई होगी या नहीं हुई होगी। तो
इसमें वो दृश्यम वाला आता है कि बंदा उस टाइम को वहाँ पे था, एटीएम सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर आ रही है, तो वो यहाँ पे कैसे हो सकता है? ये इम्प्रोबेबल कर रहा है ना उसको, तो प्रोबेबल कर दे या इम्प्रोबेबल कर दे तो वो, तो ये चीज़ें अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है लेकिन रिलेवेंट हो जाती है इन सिचुएशंस में। उसके बाद 25, इन सूट्स फॉर damages facts intending to enable court to determine amount are relevant। ये सिर्फ डैमेजेस के सूट की हद तक वो चीज़ें जो कोर्ट को ये बता सकें कि अब फॉर एग्जांपल, अब डैमेजेस के केसेस तो आपने देखे होंगे बहुत, कि मेरे बारे में एक बिजनेसमैन है, उसके बारे में अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात चल जाए जिससे उसका बिजनेस हार्म हो, तो वो जब डैमेजेस का केस करेगा तो वो उसमें फॉर एग्जांपल ये डाले ये चीज़ तो सोशल मीडिया में मेरे बारे में ये कहा गया, उसके बाद ये हुआ कि मेरे बिजनेस की जो वो थी, मतलब मेरी गुडविल मुतासिर हुई, मेरा बिजनेस कम हो गया। ठीक है, देखें मेरा हर साल इतना बिजनेस होता था और इसके आने के बाद मेरा बिजनेस ये, अब ये चीज़ बिजनेस का कम होना, ये जो फेसबुक पे किसी के कैरेक्टर पे आपने कोई चीज़ उठाई उससे रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन डैमेजेस के सूट में उसको कितना नुकसान हुआ वो चीज़ें अमाउंट डिटरमिन करने के लिए वो रिलेवेंट। सर हम इसको ऐसे मिसाल दे सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी चीज जी जी सर इसका मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि क्या उस बंदे के पहले उसके ऊपर ये एलिगेशन लगे हुए थे कि ये जो एप्लीकेशन, हाँ, ये तो आपका डिफेंस हुआ ना, ये तो हो गया आपका डिफेंस। वो इसको देखे कि इसकी पहले रेपुटेशन की, जी जी जी, लेकिन वो ये कह रहा है कि पहले रेपुटेशन मेरी खराब थी, फिर भी बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन ये जब बात हुई तो बिजनेस बैठ गया मेरा, तो वो उस हिसाब से रिलेवेंट है। एनी चीज़, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि उसके बाद जो है वो आई सफ़र्ड मेंटली, फिर देखें उसके बाद मुझे वो मैं बीमार हो गया, मेंटल इलनेस हो गई, मुझे डिप्रेशन हो गया, इस किस्म की चीज़ें मेरे बारे में ये कहा गया। उसके बाद देखें मैं बीमार हो गया, पहले मेरी से हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद मैंने डॉक्टर, वहाँ पे मेरा इतना खर्चा आया, ये वो, तो वो डैमेज, वो चीज़ें रिलेवेंट हो जाती। अच्छा, फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, where the question is as to existence of any right or custom, the following facts are relevant. A, any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or which was inconsistent with its existence. B may have particular instances in which the right or custom was claimed, recognized or exercised, or in which its existence, its exercise was disputed, asserted or departed from. जब कस्टम, किसी राइट या कस्टम की बात आए तो वो राइट कब क्रिएट हुआ या कस्टम या राइट कब क्रिएट हुआ, कब ख़त्म हुआ, और पहले कब असर्ट किया गया, माना गया, नहीं माना गया, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि कस्टम्स और राइट्स जो होते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं ना। कस्टम एक दिन में पैदा नहीं होता, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, तो वो कब से था, कैसे था, पहले इसको किसने क्लेम किया है, नहीं क्लेम, तो इस वो सारी चीज़ें रिलेवेंट हो जाती। उसके बाद है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और bodily feeling. Facts showing the existence of any state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will or goodwill towards any particular person, or showing
the existence of any state of body or bodily feeling are relevant. When the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is an issue or relevant. Explanation 1. A fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists, not generally, but in reference to the particular matter in question. Explanation B. But whereupon the trial of a person accused of an offense, the previous commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of this article, the previous conviction of such person shall also be relevant fact. ठीक है, यानी आपका जो इंटेंशन है, नॉलेज है, गुड फेथ है, नेग्लिजेंस है, रैशनेस है, अब इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो इलस्ट्रेशन ए में है. ए इज अक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of a particular stolen article. The fact that at the time he was in possession of many other stolen articles is relevant. किसी के पे इल्ज़ाम है कि इसने स्टोलन आर्टिकल्स खरीदे हैं और उसके पास पहले भी बहुत सी चोरी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो चीज़ रिलेवेंट है कि इसके पास पहले ही बहुत सारी चीज़ें, वो उसकी इंटेंशन और गुड फेथ वगैरह वगैरह या बैड फेथ वो ज़ाहिर होती है उससे. Facts 28. Facts bearing question whether act was accidental or intentional. ऐसे सारे फैक्ट्स जो ये जाहिर करें कि एक्सीडेंटल था कोई भी एक्ट या इंटेंशनल था, वो सारे रिलेवेंट फैक्ट्स. When there is a question whether an act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series or similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned is relevant. तो ये हो गए आपके 29 भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट. तो फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स जिन पे आपकी एविडेंस हो सकती है. इसके बाद हमारा लास्ट क्लास होगा, तो उसमें हम चीज़ों को जो है इस तरह से अब नहीं चलेंगे. अब हम जो आप मुझे ये बताएं कि कौन सी फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. दो किस्म के फैक्ट्स आपको कभी प्रूव नहीं करने पड़ते. कौन से? अब एडमिटेड फैक्ट्स तो कॉमन चीज़ है, आपको पता है. व्हाट इज एडमिशन? 30 आर्टिकल 30 में डिफाइन किया. ये लिखा हुआ विच सजेस्ट एन इन्फ्रेंस, आर्टिकल 30 में ये लिखा हुआ है. क्या मतलब इसका? इन्फ्रेंस हम किसी चीज़ का निकालते हैं ना, निचोड़, हासिल मकसद. किसी फैक्ट इन इशू के बारे में हम कोई इन्फ्रेंस लें, ऐसी बात जिससे हम किसी फैक्ट इन इशू के बारे में एक इन्फ्रेंस लें, तो ये क्या हो गया? आपकी एडमिशन हो गई. ठीक है.
अब फैक्ट्स एडमिटेड जो हैं वो नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। दूसरे कौन से? जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स कौन से? कोई statute, law या treaty या relations with foreign country नहीं, पहले आप बताएं, वो तो आ गए उसमें कि क्या क्या मतलब हैं। जुडिशियली नोटिसेबल का मतलब क्या है वो बताएं पहले। जो रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल पार्टी को जरूरत नहीं है, जो पार्टी को जरूरत नहीं है, वो तो वो भी अलग बात है। जुडिशियली नोटिसेबल मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियली नोटिसेबल? आप बता रहे हैं ये फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल हैं, करेक्ट। दूसरा आप बता रहे हैं कि जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, करेक्ट। व्हाट इज द जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स? जो कोर्ट को पता हो। कोर्ट को पता होती है सारी चीजें। देखिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है। जो अच्छा, हमारे टाइम में ये जुडिशियली नोटिसेबल जो वो आया था क्वेश्चन, मेरे ख्याल में उसमें इम्तियाज शाह साहब पोजीशन होल्डर हैं हमारे, इनको याद होगा। वो हमारे रिटन पेपर में ये जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स ये आया था क्वेश्चन। तो ये आप समझ लें कि ये जुडिशियली नोटिसेबल क्या है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव। अब ये भी सही फरमा रहे हैं कि जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स कौन कौन से हैं। वो वहाँ से मेरे भाई ने शुरू किया स्टैट्यूट्स, और ये वो मैंने रोक दिया। जुडिशियली नोटिसेबल का मतलब है वो आप कोर्ट को बताएं या खुद ही कोर्ट को पता हो तो कोर्ट उसको मानेगी। उसके लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, या किसी ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, या किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, या किसी हम कोर्ट को कहेंगे सर ये हमारा लॉ है, ठीक है। हम कोर्ट को कहें कि मैरिज इन सिन, मैरिज अंडर 18 ईयर, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स इज अ क्राइम। ये जजमेंट है, ये देखें पीएलडी फला फला, ये तो कोर्ट कहेगी नहीं ये प्रूव करो। कोर्ट कहेगी इस पे एविडेंस लाओ, क्या गवाह है तुम्हारे पास, क्या सबूत है तुम्हारे पास, नहीं पूछे, वो देखेगी। हम हाई कोर्ट को बोलेंगे सर सुप्रीम कोर्ट की ये अथॉरिटी है, सुप्रीम वो मान ले। तो अब क्या क्या चीज़ें, वो चीज़ें जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़े कोर्ट के सामने। जुडिशियली नोटिसेबल, कोर्ट खुद ही उसका नोटिस ले लेगी, खुद ही मान लेगी। अगर पता होगा, अगर नहीं होगा तो हम बताएंगे तो मान लेगी। अब बताएं वो कौन कौन सी चीज़ें। अब सर आपके पास आए। ट्रीटीज, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट। सीज फायर हो गया ना, अभी हो गया। और वो सारा कौन सा आर्टिकल है उसमें, वो सारे आप पढ़ लीजिएगा, 112 में सारे लिखे हुए हैं। गज़ेट में जो भी चीज पब्लिश हो जाए, सर हमारे जितने भी कानून हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो भी वो लिखा है कि इस तरह से ट्रायल्स प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी, एविडेंस रिकॉर्ड में दिया जाएगा, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। उनको सिर्फ हम रेफरेंस देते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, जिनको जरूरत प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एडमिटेड फैक्ट्स और जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट, इनको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं। बाकी सारे फैक्ट्स आपको प्रूव करने पड़ेंगे कोर्ट के सामने। हाँ, 12 में वो डिफाइन किए गए हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अब मुझे बताएं व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन। yes or no, जो सर आंसर को सजेस्ट करे, ठीक है, जिस तरह से हम सवाल करते हैं कि
आप 3 बजे वहाँ पे मौजूद थे, क्या हुआ 3 बजे, या कोई एक एग्जैक्ट टाइम वगैरह या सिनेरियो बता देते हैं सवाल में ही, ताकि वो जवाब दे। जो विटनेस होता है ना, उसको आधा सवाल में जवाब उसका छुपा हुआ होता है, तो उसकी रीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। तो उसका क्या है जैसे आपने देखा पता क्या लीडिंग? नहीं, वो सही है, वो तो हो गया। अभी लीडिंग आपने बता दिया। एनी क्वेश्चन विच सजेस्ट एन सर ये आंसर। चीफ में नहीं पूछ सकते, लेकिन चीफ देखते हैं तो क्रॉस में पूछ लेते हैं, क्योंकि क्रॉस लिमिटेड नहीं होता, प्रोसिक्यूशन साइड से पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली। ये बताएं बस। जो चीज़ रिलेवेंट है वो प्रोसिक्यूटर को पूछनी चाहिए विदाउट लीडिंग क्वेश्चन, और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या होता है आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन? री एग्जामिनेशन। री एग्जाम वो आपने वो देखी है डिपोजिशन जो लिखी होती है, उसमें नीचे लिखा होता है नो री। अगर आप डिपोजिशंस देखें किसी विटनेस की, तो नीचे जज वो लिखता है, जज एक नीचे लिखा होता है नो री, मतलब नो री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन पूछना है, यहाँ पे ये होता है कि बस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ख़त्म कर देते। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर जिसने एग्जामिनेशन चीफ कराया है, जिसका विटनेस है, वो रीडायरेक्ट कहते हैं बाहर, यहाँ कहते हैं री एग्जामिनेशन करना चाहे तो वो कर सकता है। वाई What is the purpose of re-examination? when new thing it came into cross examination which was not mentioned in the examination in chief. New ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन है जी। एग्जामिनेशन का पति न्यू तो बहुत सारी चीजें आएंगी। Which was not mentioned in cross examination. एग्जामिनेशन चीफ में तो सारा क्रॉस नहीं होता। सारा क्रॉस करते ही हम वो हैं जो एग्जामिनेशन चीफ में नहीं होता। न्यू थिंग की बात नहीं है। एग्जैक्टली, क्लैरिफिकेशन। जिसका विटनेस है वो समझता हो कि इसकी क्लैरिफिकेशन लाजमी है, तो वो अच्छा आगे बताएगा तो वो वॉलंटरी में बता देता है, क्लैरिफिकेशन तो वहां पे आ जाती है। नहीं, क्लैरिफिकेशन हाँ वॉलंटरीली में तो आ जाता है। वॉलंटरीली तो उसका आंसर है ना, वॉलंटरीली तो उसका आंसर है। तो री एग्जामिनेशन का फैसला काउंसिल करेगा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आई, फिर वो सवाल पूछेगा, तो वो उसका फिर जवाब देगा। अच्छा, विटनेसेस के टाइप्स बताएं। स्टार विटनेस, उसका वो बताते जाएं, डेफिनेशन बताते जाएं। स्टार विटनेस डेफिनेशन। स्टार विटनेस आई विटनेस, पॉपुलर विटनेस भी कहते हैं, जिसने डायरेक्ट इंसिडेंट होते हुए देखा हो। और स्टार विटनेस नहीं, देखें, स्टार विटनेस और आई विटनेस में मतलब आई विटनेस 4 हैं, लेकिन स्टार विटनेस तो एक ही होता है। जो मेन प्रिंसिपल मैन सबसे जो इम्पोर्टेंट विटनेस, ठीक है, एक हो गया स्टार विटनेस। और कुछ? हॉस्टाइल विटनेस डेफिनेशन। अच्छा, उसकी क्या, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द एविडेंस ऑफ अ हॉस्टाइल विटनेस? क्रेडिबिलिटी आफ्टर शेप ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो जो कुछ आएगी तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी बनती है। ये भी तो हो सकता है ना वो सच बोल रहा हूँ, ये थोड़ी है हॉस्टाइल उसको डिक्लेयर कर दिया तो वो झूठा हो गया। अल्टीमेटली कोर्ट हैव टू डिसाइड। हाँ, कोर्ट हैव टू डिसाइड कीपिंग इन व्यू द क्रॉस एग्जामिनेशन। ये दो हो गई। फ्रेंड विटनेस, एनालिटिकल विटनेस, दूसरों को थोड़ा बताने दें, इंटरेस्टेड विटनेस। दूसरों को बताएं। चांस विटनेस क्या होता है? सर अभी एक जी, व्हाट इज चांस विटनेस? सर चांस विटनेस वो होता है कि कोई सडनली कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो कोई बंदा या कोई पर्सन जो भी होता है गुजर रहा होता है कि अचानक कुछ चीज देख ले,
जिसका कोई क्राइम से या पार्टी से कोई रिलेशन ना हो, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो सडनली वहां पे वो उसकी प्रेजेंस हो जाती है, हालांकि वो वहां पे होता नहीं है। जैसे कि बस अड्डों में कोई वारदात हो जाता है, कोई बंदा वहां पे अचानक मौजूद है, वो चांस विटनेस उसको कहते हैं। उसको क्या प्रूव करना है चांस विटनेस को? उसकी वहाँ मौजूदगी जो थी वो मतलब वहाँ के, हाँ रीज़न ठीक है। और इंटरेस्टेड विटनेस क्या होता है? एक्सपर्ट विटनेस कह रहे हैं आप, करेक्ट? एक्सपर्ट विटनेस जो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देती है, अदरवाइज दे आर नॉट कनेक्टेड टू द क्राइम या ऑफेंस, वो सिर्फ अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए आते हैं। हमारे पास तो गिने चुने होते हैं, दुनिया में एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं कि आप बताएं कि ये इस सिनेरियो में इस किस्म की चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि उनके पास सारी केस फाइल्स भेजे जाते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, पूरा इंसिडेंट को देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये पॉसिबल है, मेडिकली नहीं है या जो भी, तो वो एक्सपर्ट्स ओपिनियन, वो एक्सपर्ट विटनेसेस होते हैं। और इंडिपेंडेंट विटनेसेस, ठीक है। और डिफरेंस विटनेस होता है सर, डिफरेंस विटनेस जी, thoroughly sought. अब लास्ट में जो है वो हम आखिरी उसमें क्लास में, ये अब भले आप ले लें, उसमें आप कर दीजिएगा। एनी क्वेश्चंस? लास्ट में हम जनरली थोड़ा चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट आप प्लीज करेक्ट करें सर, आप हमें करेक्ट करें वाकई एक्चुअल में कितने विटनेसेस होते हैं एज पर लॉ? नहीं, आप लोगों ने सही बताया, आप लोगों ने सही बताया उनके, आप लोगों ने सही बताया टाइप्स। कोई रह गया होगा तो रह गया होगा, अदरवाइज यू पीपल आर राइट, यही हैं और यही इनकी डेफिनेशन है। आर्टिकल 21 में हमने पढ़ा प्रिपरेशन का और सब्सिक्वेंट। अब प्रिपरेशन से हम जो काजेशन को डील करते हैं, काजेशन जो है उससे हम प्रिपरेशन को थोड़ा डिफरेंशिएट करके समझें कि काजेशन जरूरी है कि क्रिमिनल साइड पे, लेकिन जो काजेशन अल्टीमेटली डिसाइड होगी वो तो सिर्फ एविडेंस ही होंगी, उसमें क्या फर्क है प्रिपरेशन और काजेशन? नहीं, प्रिपरेशन हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि ये रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। कॉज वो अलग, एक आर्टिकल अलग है, कॉज इफेक्ट्स, ठीक है, और जो प्रिपरेशन वाला है वो अलग है। तो मतलब ये है बताने का कि ये चीज़ें रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, ये जो फैक्ट एंड इशू है उससे कनेक्टेड है, मतलब इस पे एविडेंस दी जा सकती है। अगर प्रिपरेशन के बारे में के कहा जाए कि ये प्रिपरेशन के बारे में अगर विटनेस एविडेंस देता है तो उस एविडेंस को आप ये नहीं कहते कि ये एविडेंस रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम उसमें बताएंगे कि 21 में ये है कि प्रिपरेशन इज़ आल्सो पार्ट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स, वो उससे रिलेवेंट है। तो प्रिपरेशन का आपको पता है कि क्राइम की हमेशा प्रिपरेशन होती है पहले, जो कॉज तो वो है जो डन हो जाए, और कॉज का हमेशा जो है वो उसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, कॉज का। और क्या होता है? नहीं, कॉज और इफ़ेक्ट, तो ये इस तरह से है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, फैक्ट एंड इशू के साथ कनेक्टेड हैं, उस पर एविडेंस दी जा सकती है। एनी अदर क्वेश्चन? सर सिंपल सवाल है एक, कन्फेशन और एडमिशन में चले। बेसिकली तो कन्फेशन क्रिमिनल में होती है, एडमिशन सिविल में होती है, लेकिन कन्फेशन जब होती है तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं हो, तो अगेंस्ट अक्यूज्ड हम यूज करते हैं। तो एडमिशन को प्रूव करने के लिए कोर्ट एविडेंस क्यों मांगती है? क्योंकि अगर कोई बंदा, दो बंदा लिटिगेशन के इन्वॉल्व है, कोई डॉक्यूमेंट है, एक बंदा एडमिट करता है, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करती, वो प्रूव क्यों मांगती है कि भाई इस डॉक्यूमेंट को जेन्युइननेस को आप प्रूव करें? नहीं, जेन्युइननेस को कब, बहुत हमने अभी पढ़ा कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव, एडमिशन को प्रूव करने की कब जरूरत है? मेरे प्रैक्टिस में रहा है, मैं
इस वजह से पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि एक प्लेंटिफ ने झूठा एग्रीमेंट बनाया डिफेंडेंट के साथ, वो दोनों मिलने हुए थे, थर्ड पर्सन भी डिफेंडेंट था, एक्टिव डिफेंडेंट उसको बना के दोनों डिफेंडेंट में से एक डिफेंडेंट ने एडमिशन किया ना, तो अच्छा, मैं आपको एक दूसरे एक डिफेंडेंट ने कहा एक सर ये तो एक सब मिले, आप सुन रहे हो सर? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। एक ये मेरा केस है जो चल रहा है अभी कोर्ट में, मैं आपको प्रैक्टिकल वो बता रहा हूँ। क्या हुआ कि एक सूट फाइल कर रहे थे हम सूट फाइल कर रहे थे जिसमें हमारे प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया। अब प्लॉट कराची में नहीं था, आउट ऑफ कराची था। पोजीशन ये थी कि वो हमारा था कई सालों से, मतलब वो सरकारी था, सरकारी पे किसी ने, जैसे वो सिकनी प्लाट बोलते हैं, बैठ गए लोग, शहर आबाद हो गया। अब सरकारी पे वो बैठ गए, अब जो है वो हमने किसी और से ले लिया पुराने ज़माने में। वो एक वो स्टाम्प पेपर पे हमारे पास लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये सरकारी प्लॉट। अब उस पे हमारे रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया, हमारे मतलब मेरे क्लाइंट्स थे। अब हमने सूट फाइल करना है। हम कैसे सूट फाइल करें? हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि ये सरकारी प्लॉट है, तो हम कैसे उस पर सूट फाइल कर सकते हैं? डिक्लेरेशन, सरकारी प्लॉट की डिक्लेरेशन तो हम मांग नहीं सकते। जब डिक्लेरेशन मांग नहीं सकते तो उस पर और जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ्स हैं वो भी हम नहीं मांग सकते। एडवर्स पोजीशन नहीं है कॉन्सेप्ट, ये ख़त्म हो गया। एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। इट वाज डिक्लेयर्ड एज, शरीयत कोर्ट ने उसको इलीगल डिक्लेयर करा, मतलब अन इस्लामिक डिक्लेयर करा। अब ये हुआ पहले तो मैंने सूट को एडमिट कराने के लिए मैंने उसमें एक पैरा शामिल किया कि ये सरकारी था, हमने ख़रीद किया। उसके बाद हमने रेवेन्यू में ये इसकी एंट्रीज करवा दी और हमारे नाम पे हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है, पुराने ज़माने से। नंबर 1। नंबर 2, लेकिन अब ये जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनको भी मैंने पार्टी किया, और ये जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं ये मिली हुई हैं डिफेंडेंट्स, प्राइवेट डिफेंडेंट्स के साथ। हम इनसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं, ये हमें रिकॉर्ड नहीं दे रहे। हमें कह रहे हैं कि 27 दिसंबर 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो सारे रिकॉर्ड जल गए, तो ये रिकॉर्ड जल गया, अब हमें नहीं दे रहे। ये मैंने लिख दिया। अब जब सूट एडमिट हो रहा था तो जज साहब ने कहा ये तो इसमें लिखा हुआ है सरकारी प्लॉट है, आपके डॉक्यूमेंट में डिसमिस कर रहा हूँ। मैंने कहा सर मेरे पैरा फलां पढ़ रहे हैं प्लांट की। उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने कहा जी मौजूद है। तो आपने लगाया क्यों नहीं? मैंने कहा वो मुझे दे ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा नहीं ये सरकारी प्लॉट है। मैंने कहा सर देखें, मैंने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को पार्टी बनाया इसमें, आप उनको नोटिस करेंगे, वो आएंगे, अपना रिटन स्टेटमेंट जमा करेंगे, वो जो भी बात कहें, वो अगर कहें कि नहीं सरकारी है और लाएं इस प्लॉट की जो भी एंट्री है वो लाएं, वो मेरे नाम पे नहीं है, फिर आप इसको डिसमिस कर दीजिएगा। अभी तो आप नहीं कर सकते, अभी तो आप जो लिखा हुआ है प्लेंट में उसको आपको सही मानना है। डू यू नो दिस? 7-11 के लिए दी कंटेंट्स ऑफ प्लेंट आर कंसीडर्ड एज ट्रू, यही है ना? तो मैंने कहा सर इसको आपको इस वक्त इसको आपको सही मानना है, आप नोटिस करें, वो सब आ जाएं, फिर आप उसको भले एट लेटर स्टेज 7-11 पे डिसमिस कर दीजिएगा। इस वक्त आपको मैंने जो लिखा है द कंटेंट्स ऑफ प्लेंट शैल बी कंसीडर्ड एज ट्रू। तो जज ने मजबूरन एडमिट किया सूट। अब रिटन स्टेटमेंट वो तो आते नहीं हैं, रेवेन्यू वाले तो आए नहीं, प्राइवेट जो डिफेंडेंट्स है वो आए, उन्होंने अपना रिटन स्टेटमेंट जमा करा, उन्होंने लिखा कि ये प्लॉट तो सरकारी है, ये प्लॉट तो सरकारी है, और हम ये भी सरकारी प्लॉट में बैठे हैं, हम भी सरकारी प्लॉट में बैठे हैं, तो ये इनका सूट मेंटेनेबल ही नहीं। ये कह रहे हैं डिफेंडेंट्स। मैंने एप्लीकेशन लगा दी, वो है ऑर्डर 12 रूल 6, जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। मैंने कहा सर देखें, बात यह है कि एक वर्जन है मेरा, एक वर्जन है इनका डिफेंडेंट्स का। मैं ये कह रहा हूं कि ये प्लॉट मेरा है, डिफेंडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये प्लॉट सरकारी है। अब या प्लॉट मेरा है या सरकारी है,
दोनों सूरतों में डिफेंडेंट्स का कोई राइट नहीं है, तो इनके खिलाफ वो ऑर्डर 12 रूल 6 ये कह रहा है कि टू द एक्सटेंट ऑफ एडमिशन सूट डिक्री होगा। मैंने कहा प्राइवेट डिफेंडेंट्स के खिलाफ तो टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एडमिशन के सरकारी है, आप इनको तो उठाएं यहां से, इनके खिलाफ तो आप सूट डिक्री कर दें कि इनका तो कोई राइट नहीं है, ये तो खामखा इधर बैठे। बाकी मैं उनको तंग करने के लिए, मैंने प्रेशर डालने के लिए एप्लीकेशन दी, मुझे पता था कि ये जज अलाउ नहीं करेगा, लेकिन मैंने कहा सर इनको तो आप उठाएं, ये तो मान रहे हैं कि सरकारी है, तो मैं कह रहा हूं मेरा है या सरकारी है, दोनों सूरतों में ये क्यों बैठे हैं, इनको तो आप उठा दें टू द एक्सटेंट ऑफ दिस देयर एडमिशन, इनको तो आप जजमेंट कर दें, डिक्री कर दें सूट। बाकी आप सूट चलाएं मेरे और गवर्नमेंट के दरमियान कि गवर्नमेंट का है या मेरा है, उस पर आप भले एविडेंस लीड करें, अगर गवर्नमेंट का होता है तो मुझे भी फिर उठा दीजिएगा, अगर मेरा बनता है तो मैं बैठा रहूंगा। तो वो एप्लीकेशन जज साहब ने डिसाइड नहीं की, वो पेंडिंग पड़ी हुई है, और वो एविडेंस चल के उनका मतलब है कि आइडिया के सूट सारा चला के इस तरह से करते हैं तो उस पर एडमिशन नहीं देते। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं कानून में, आप अपनी उसको यूज़ करके और चीज़ों को कर सकते हैं। थैंक यू सर, जी वेरी जी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। जी जी, डिक्लेरेशन, पोजीशन और परमानेंट इंजेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज की मैं वजाहत कर दूं कि आर्टिकल 132 और 133 आप पढ़ेंगे कानूनी शुदा आर्डर का, तो हम पढ़ते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। ये जो वॉलंटरी का, जैसे नाराजो साहब ने कहा कि सर क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कोई हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आंसर में तो विटनेस जो है वैसे ही कहता है कि आई वांट टू वॉलंटरली से समथिंग। ये वॉलंटरी का जो प्रिंसिपल है या वर्ड है, ये पूरे कानूनी शुदा आर्डर में मुझे आज तक नहीं मिला। इस पे जजमेंट्स हैं लाहौर हाई कोर्ट्स की कि आप ये जो पूछ रहे हैं बात बात पे, अगर विटनेस से कोई क्वेश्चन हो रहा है वो हर चीज़ की वजाहत दे रहा है, वॉलंटरली आई वांट टू से दिस, वॉलंटरली आई वांट टू से दैट, ठीक है, अगर इस तरीके से होगा देन द क्रॉस विल बी लेंथी। अगर जैसे कोई मटेरियल फैक्ट्स ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन नए आ जाते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए प्लेंटिफ को कोर्ट भी एग्जामिन कर सकती है, ठीक, फिर उसके आप दोबारा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। और ये वॉलंटरली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, पर ये प्रैक्टिस चलती आ रही है कोर्ट्स में, तो वो प्रैक्टिस कंटिन्यू, अदरवाइज देयर इज नो लॉ ऑन दिस पॉइंट। और कोई सवाल है तो सर से पूछ लें, ठीक। 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद आज अहमद अली गबोल साहब को आना था पर वो उनकी बच्ची की तबीयत सही नहीं है, तो आज SRP और लिमिटेशन एक्ट ये दोनों पढ़ेंगे आफ्टर 5 मिनट।